हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। साथियों, विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर की मैगजीन जो कि अक्टूबर 2023 की है, उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ इसका पार्ट 15, जिसमें हम सोशल इश्यूज़ के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो साथ ही इसमें जो हम पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रो लाइफ वर्सेस प्रो चॉइस का। समझते हैं क्यों रहा है न्यूज़ में, पहले जानिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो प्ली सुप्रीम कोर्ट में दायर करी गई थी उसे रिजेक्ट कर दिया। वो प्ली क्या दायर करी गई थी? ऑफ अ मैरिड वुमेन टू अबॉर्ट हर थर्ड प्रेगनेंसी विच हैज़ क्रॉस 26 वीक, है ना। एक प्ली जो है दायर करी गई थी कि भैया जो शादीशुदा औरत है वो अपना अबॉर्शन करा सकती है अपनी तीसरी प्रेगनेंसी का, ठीक है, और ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें 26 हफ्ते बीत चुके हों। तो इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। थोड़ा सा और समझिए न्यूज़ के बारे में बात क्या है। जो प्रेजेंट केस है ये फाइल करा गया इस बिना पे कि जो पेटिशनर है वो सफ़र कर रहा था एक पोस्टमार्टम साइकोसिस से, एंड वो अपना तीसरा बच्चा जो है आगे पाल पोस के नहीं बड़ा कर सकता था, चाहे इमोशनली, ना ही फाइनेंशियली और ना ही फिजिकली। तो इस बात को इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रेगनेंसी यहाँ पे 24 हफ्ते बीत चुकी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कि अगर हम ये कह देंगे कि ठीक है प्रेगनेंसी को आप जो है टर्मिनेट कर दीजिए, तो भैया इससे क्या होगा, इससे हमारे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 में जो आया था उसका वायलेशन होगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भाई मना कर दिया। कोर्ट ने ये भी कहा कि एक बात और समझो कि कोई भी इमीडिएट खतरा तो है नहीं औरत को, है ना। और ये केस जो है इट वॉज नॉट अ केस ऑफ फर्टाइल एबनॉर्मलिटी, मतलब जो बच्चा है वो एबनॉर्मल नहीं है, माता एबनॉर्मल है ना। तो यहाँ पे दो एक्सेप्शंस हो सकते हैं टर्मिनेट करने के लिए प्रेगनेंसी को, अगर ये 24 हफ्ते से ज़्यादा की हो एज़ पर द एमटीपी एक्ट। अब मैं बताती हूँ एमटीपी एक्ट क्या है। अब देखिए, 3 जजों की बेंच जिसके हेड थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि जो कोर्ट का रिकग्निशन है इस वुमेन की ऑटोनॉमी को लेके वो कैन नॉट इक्लिप्स द राइट ऑफ अ अनबॉर्न चाइल्ड। देखो बात क्या है ना कि हाँ, जो आपके औरत की आज़ादी होती है ना, ठीक है, समझते हैं, लेकिन वो जो हक प्रदान करे गए हैं उससे जो हक अनबॉर्न चाइल्ड के हैं वो उसके ऊपर नहीं आ जाएंगे, ठीक है ना। तो जजमेंट है इसने प्रो लाइफ वर्सेस प्रो चॉइस डिबेट को और बढ़ावा दिया भारत के अंदर, विज़ रिप्रोडक्टिव राइट्स जो औरत के होते हैं उसको भी। तो प्रो लाइफ वर्सेस प्रो चॉइस क्या होती है उसको हम समझेंगे, लेकिन उसके पहले हम एमटीपी दैट इज़ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 को समझते हैं। ये कहता है कि आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हो कुछ केसेस में। देखिए, 20 हफ्तों तक ये आप अगर सिंगल मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसकी एडवाइस है तो आप उससे क्या कर सकते हो, टर्मिनेट कर सकते हो, है ना। अवेलेबल है ऑल ऑन एडवाइस ऑफ सिंगल मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब अगर प्रेगनेंसी 20 हफ्तों से 24 हफ्तों की हो गई है तो सिर्फ स्पेसिफिक केसेस में ऐसा होगा, जैसे मानो कि प्रेग्नेंट औरत की लाइफ को खतरा है, कुछ रिस्क एबनॉर्मलिटी बच्चे के अंदर वगैरह वगैरह है, ठीक है ना। लेकिन इसमें आपके 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ये इस बात को सजेस्ट करें। और अगर 24 हफ्तों से ज़्यादा है तो सिर्फ इसी बात पे आप कर सकते हो अगर ये बच्चा एबनॉर्मल है और ये मेडिकल बोर्ड कहेगा तब। इंडिया के अंदर देखिए, अबॉर्शन करना इलीगल है अंडर द सेक्शन 312 एंड 313 ऑफ इंडियन पिनल कोड अनलेस इट इज़ परफॉर्म्ड इन अ मैनर प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एमटीपी एक्ट, ठीक है। अब देखो, प्रो लाइफ वर्सेस प्रो चॉइस डिबेट की बात करते हैं, दोनों समझिएगा। प्रो लाइफ जो है, जो प्रो लाइफ के सपोर्टर्स हैं वो ये डिमांड करते हैं कि जो सोसाइटी है वो सपोर्ट करे एबिलिटी ऑफ वुमेन को कि वो बच्चे को बर्थ दें एंड प्रोवाइड करे लाइफ को, और कोई भी औरत जो है वो अबॉर्शन ना कराए, है ना। अब यहाँ पे प्रो चॉइस में आता है कि देखिए, औरत एक बेसिक ह्यूमन राइट है औरत के पास में कि वो डिसाइड कर सकती है कब और क्या वो बच्चे चाहती है भी कि नहीं चाहती है और कब चाहती है, ठीक। तो आर्ग्यूमेंट्स क्या आते हैं प्रो लाइफ को लेके, थोड़ा समझिए। सैंक्शनिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। देखिए, लाइफ जो है वो जब उसकी शुरुआत होती है ना, तो वो जब आ गया बच्चा तभी से शुरुआत हो जाएगी। अबॉर्शन अगर आपने किसी भी स्टेज में कराया तो मर्डर है। अबॉर्शन से एक ऐसा कल्चर प्रमोट होता है जिसमें ह्यूमन लाइफ ये डिस्पोजेबल है, ऐसे समझो। उसके बाद सेक्स सिलेक्शन अबॉर्शन। देखिए,
अगर आपने अबॉर्शन अलाउ कर दिया तो इससे क्या होगा कि सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन होने लग जाएंगे एज अ प्लान्ड पेरेंटहुड, कि हमको लड़की चाहिए कि लड़का चाहिए, है ना। तो उस हिसाब से अगर दूसरा बच्चा होगा तो उसको क्या कर देंगे, अबॉर्ट कर देंगे। सपोर्ट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, देखो सोल्यूशन जो है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का पेरेंट्स को लेके ये सोशल होता है, फेमिलियर सपोर्ट होता है, ना कि अबॉर्शन। उसके बाद रिलीजियस एंड मॉरल बिलीव्स, बहुत सारे प्रो लाइफ एडवोकेट्स ग्राउंड देयर इंस्टेंस इन रिलीजियस या मॉरल बिलीव की जो अबॉर्शन है वो मॉरली अनएक्सेप्टेबल है, ऊपर वाले की देन होता है ये सब। उसके बाद एडवांसेस इन द फीटल डेवलपमेंट अंडरस्टैंडिंग, देखिए मेडिकल टेक्नोलॉजी में इतना एडवांसमेंट होना, बढ़ा चीज़ें आगे बढ़ना, तो फीटल की जो वायबिलिटी है हैज़ गॉन अर्लियर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। अब आर्ग्यूमेंट जो प्रो चॉइस के हैं, समझिए हमारी इच्छा है ना, हमारी ज़िंदगी भी तो है, तो इसमें रिप्रोडक्टिव राइट्स होते हैं। अबॉर्शन यहाँ पे बैन करता है रिजल्ट इन द डिनायल ऑफ बॉडीली ऑटोनॉमी एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स टू वुमेन, क्वालिटी ऑफ लाइफ। फोर्स प्रेगनेंसी एडवर्सली इम्पैक्ट कर सकती है किसी पेरेंट की मेंटल हेल्थ को। साथ में फोर्स बर्थ अगर आप ज़बरदस्ती कर दोगे तो इससे इम्पैक्ट पड़ सकता है कि भैया जो बच्चा है उसकी आगे की अपब्रिंगिंग पे असर आ सकता है। उसके बाद एक्सेप्शंस फॉर स्पेशल केसेस, देखिए प्रो चॉइस जो है एडवोकेट ये करती है कि ऑफन एम्फेसाइज करती है इंपॉर्टेंस एक्सेप्शंस की इन केसेस के लिए जिसमें रेप, इंसेंट या ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जो औरत है उसकी लाइफ रिस्क पे है। उसके बाद ओवर पॉपुलेशन, देखिए अगर आपने औरत को अलाउ कर दिया कि वो ऐसी चॉइसेस करे कि कब कहाँ चाहे वो बच्चा चाहती है, तो इससे क्या होगा ना, वो फैमिली प्लानिंग में अच्छा कंट्रीब्यूशन दे पाएगी। और लास्ट में सोशल इम्पैक्ट आता है, देखिए फाइनेंशियल ही कोई कमज़ोर होता है, गरीबी होती है, इसकी वजह से भाई बहुत सारे घर टूट जाते हैं अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है तो। चलिए अब प्रो लाइफ वर्सेस प्रो चॉइस डिबेट को इंडिया के अंदर जानते हैं। देखिए एमटीपी एक्ट के तहत 1971 के एमटीपी एक्ट के तहत 1971 के जो अबॉर्शन है ये क्वालिफाई है, एक क्वालिफाइड राइट है इंडिया के अंदर। एंड आप मतलब सिर्फ औरत की रिक्वेस्ट पे इस अबॉर्शन को नहीं कर सकते, सिर्फ सोनली औरत की रिक्वेस्ट पे। जुडिशरी एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क के अंदर एक केयरफुल, एक कंपैशनेट, एक अच्छी तरीके से सोच समझ के जो है कंसिडरेशन को समझे और रिस्पेक्ट करे औरत की भी ऑटोनॉमी को, जब ये वेलफेयर मतलब वाइल एक्नॉलेजिंग द वेलफेयर ऑफ अ अनबॉर्न चाइल्ड। फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नोट करा कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं वो बचें कि वही एक्स्ट्रा लीगल कंडीशन लगाने से औरत के ऊपर जो चाहती है कि अपनी प्रेगनेंसी को ख़त्म करना। अच्छा डू यू नो, समझिए 2022 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि जो सोल पर्पस है इस एमटीपी एक्ट का मीनिंग है बताना कि रेप की मस्ट इंक्लूड करा जाए इसमें मैरिटल रेप को भी, है ना, बहुत टाइम से बात चल रही थी मैरिटल रेप वाली इंक्लूड करने की। फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी एक्सटेंड करा कि जो राइट है सेफ और लीगल अबॉर्शन का अप टू 24 वीक्स टू अनमैरिड एंड सिंगल वुमेन ये प्रदान किया जाए। चलो वे फॉरवर्ड की बात करते हैं। देखो सबसे पहले ज़रूरी है सेक्स एजुकेशन, बच्चे हों एडोलसेंट हों उनको आप एक ज़रूरी सेक्स एजुकेशन दीजिए। इसमें आप रिलेशनशिप की एजुकेशन, फर्टिलिटी अवेयरनेस एजुकेशन दीजिए, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। इससे क्या होगा ना, अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होंगी, जो सेक्सुअल वायलेंस होते हैं, मैरिटल रेप होता है सोसाइटी के अंदर बचेगा इससे। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोवाइड करिए कि आप अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर और अच्छा बढ़ाइए ताकि हर एक बच्चा जो है एवरी चाइल्ड इज़ वांटेड, है ना, बच्चा अच्छा हो, बर्थ सेफ हो, हर एक औरत हो चाहे लड़की हो, है ना, उसको एक इज्जत सम्मान के साथ डील करा जाए। उसके अलावा इसमें ये हो कि चॉइसेस उसकी और बढ़े, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज फैमिली प्लानिंग में बढ़िया हो, इससे जो चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। अच्छा अडॉप्शन की बात करें तो स्ट्रीम लाइनिंग द प्रोसेस ऑफ अडॉप्शन एंड यहाँ पे अडॉप्शन स्टिग्मा जो है, लोग कहते हैं अरे अडॉप्टेड बच्चा है, इतना ही बॉलीवुड ने तो इसको बहुत बड़ा बना दिया है, तो ये हटाओ भैया ताकि उन बच्चों की भी केयर हो सके जिनके पास पेरेंट्स नहीं हैं। वो पेरेंट लेकर उन बच्चों को आते हैं तो अरे ये तो अडॉप्टेड बच्चा है, यहाँ बहुत समस्याएँ हो जाती हैं। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए वर्क प्लेस तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क दिया जाए, चाहे जितना भी कोई भी जेंडर हो, चाहे आदमी चाहे औरत। अच्छा अगर अच्छी बेटर पेड पेरेंटल लीव दी जाएगी, सब्सिडाइज चाइल्ड केयर दी जाएगी, तो इससे जो केसेस हैं अबॉर्शन के वो भी कम होंगे। उसके अलावा जो गैप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है उसे ख़त्म किया जाए, तो एक अच्छा गैप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा जाए ताकि जो प्रोसेस है हैंडल करने का मैटरनिटी ब्रेक्स को, एग्जाम्पल जोमेटो प्रोवाइड करता है यूनिट सपोर्ट सिस्टम कि इसमें वो
अपने एम्प्लॉय को असाइन करता है कि वो नई नई जो माएँ बनी हैं उनको असिस्ट करें, ताकि हमेशा मतलब भाई सो दैट दे आर नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड, मतलब इनको ताकि ज़रूरी ना पड़े कि हमेशा फिजिकली प्रेजेंट हो काम करने के लिए। तो ये सब जो है और जगह पे भी लागू होना चाहिए। फिर देखिए जो अबॉर्शन लॉज हैं वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल स्टेटस इनका क्या है थोड़ा समझते हैं। देखिए सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स के हिसाब से करीब 60 कंट्रीज से ज़्यादा ने आज़ादी दे रखी है अबॉर्शन लॉज में, लिबराइज बना रखा है ओवर द पास्ट 30 ईयर्स। इन्होंने 30 सालों में काफ़ी बदलाव आया है। सिर्फ 4 कंट्री जिसमें कि यूएस, निकारागुआ, एल साल्वाडोर और पोलैंड ने रोल बैक करा है इस लीगैलिटी को अपने राइट्स के लेके, और यहाँ पे 24 कंट्रीज़ पूरे वर्ल्ड में ऐसी हैं जहाँ पे अबॉर्शन कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है, उस पर रोक लगी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एज ऑफ कंसेंट का। न्यूज़ में क्यों रहा समझते हैं। 22nd लॉ कमीशन ने अपनी 283rd रिपोर्ट में ये एडवाइस की जो एज ऑफ कंसेंट है ये जो है रिड्यूस ना करी जाए 18 से 16 साल, ठीक है, मतलब 18 साल ही रहने दी जाए। न्यूज़ समझिए, लॉ कमीशन ने एक रेफरेंस रिसीव करा था कि भैया देखिए कि क्या हमें एज 18 से 16 साल कर देनी चाहिए क्या, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस, दैट इज पॉस्को एक्ट 2012 के तहत। तो पॉस्को एक्ट 2012 को लाया गया था ताकि बच्चों को प्रोटेक्ट करा जा सके उन ऑफेंसेस से जो कि उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है और पोर्नोग्राफी से। एक्ट साथ में ये भी प्रोवाइड करता है कि एक स्पेशल कोर्ट जो है इस्टेब्लिश करा जाए ट्रायल के लिए अगर ऐसा कोई भी ऑफेंस होता है। अच्छा, थोड़ा सा हम लॉ कमीशन के बारे में जानते हैं। देखिए साथियों, ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसे बनाया गया था एक नोटिफिकेशन के माध्यम से जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की थी। विजन ये था कि हम लॉज में कुछ रिफॉर्म्स लेकर आएंगे ताकि हम मैक्सिमाइज करें जस्टिस को सोसाइटी के अंदर और प्रमोट करें गुड गवर्नेंस को अंडर द रूल ऑफ लॉ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश करा फर्स्ट लॉ कमीशन को 1955 में, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद, और उस समय के जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे उन जो समय नाम था उनका मिस्टर MC सैतालवाद, और ये उसके चेयरमैन हुआ करते थे। तब से 22 लॉ कमीशन जो हैं वो अपॉइंट हो चुकी हैं और ईच विद 3 साल का इनका टर्म होता है और एक डेफिनेट एक टर्म होता है ऑफ रेफरेंस। जो फर्स्ट लॉ कमीशन थी उसे अपॉइंट इंडिया के अंदर 1834 में करा गया था, मतलब आज़ादी से पहले, और एज पर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है। तो अभी हमने आपको ये चीज़ बताई कि 1955 में पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी के बाद बनी है और आज़ादी से पहले मैंने आपको बता दी कब बनी है, ठीक है। तो अब आती है बात एज ऑफ कंसेंट जो आप कह रहे हो। तो एज ऑफ कंसेंट क्या है मैम? देखिए, एज ऑफ कंसेंट आप डिफाइन करते हो एक ऐसी एज एट विच एक इंसान को माना जाता है कि लीगली कॉम्पिटेंट है कि टू कंसेंट फॉर सेक्शुअल एक्टिविटी, मतलब अपनी मर्जी से यहाँ पे वो ये कह सकता है कि हाँ ठीक भैया तुम जो है मैं इस सेक्शुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता हूँ, आई एम गिविंग यू कंसेंट, ठीक है। आप समझिएगा, पॉस्को एक्ट फिक्स करता है एज ऑफ बीइंग कैरेक्टराइज एज अ चाइल्ड एट 18 ईयर्स, दस मेकिंग इट अ डिफॉल्ट एज ऑफ कंसेंट, ठीक है ना। वो कहता है कि भैया 18 साल तक उम्र हो गई बच्चे की, तो यहाँ पे एज ऑफ कंसेंट 18 साल ले ली गई है। अब आर्ग्यूमेंट इसलिए कहते हैं कि एज ऑफ कंसेंट को क्यों कम करो, समझो क्रिमिनल केसेस बहुत बढ़ रहे हैं पॉस्को एक्ट के तहत। अभी देखिएगा बात क्या है, रिसेंट टाइम में ये देखा गया कि जो रजिस्ट्रेशन है क्रिमिनल केसेस का वो बढ़ता जा रहा है अंडर द पॉस्को एक्ट। अब गर्ल्स पेरेंट्स गर्ल्स के जो बच्चे हैं, है ना, लड़कियों के जो बच्चे हैं, वो चाहते हैं पुलिस को कि वो भैया क्या करें कि वो चार्जेस को प्रेस करें अंडर द पॉस्को एक्ट अगेंस्ट एन एक्यूज, है ना। मान लो भैया किसी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है, अब वो माता पिता कहते हैं कि भैया देखो पॉस्को एक्ट के तहत अब चार्जेस लगाओ, है ना, उस इंसान के खिलाफ जिसने जो है गलत काम किया है ना, जो मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है लेकिन बाद में क्या होता है कि धोखा दे दिया, तो रोमांटिक केसेस ऐसे उनको कहते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो इनजस्टिस होती है ऐसे अडोलसेंट बॉयज़ के साथ में, तो ये भी अवॉइड होगी ना। अब जो ऐसे बच्चे कुछ हैं जिनको क्रिमिनल ट्रीट कर लिया जाता है, इट विल हेल्प इन अवॉइडिंग द इनजस्टिस ऑफ अडोलसेंट बॉयज़ बीइंग ट्रीटेड एज क्रिमिनल्स, ठीक है। अब जो दूसरी बात ये है कि चिल्ड्रन गेट मैच्योर अर्ली, हर एक लड़की हो चाहे लड़का हो 14 साल के आसपास उसको अकल आ जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया अवेयरनेस है, रील चला रहे हैं, इंटरनेट बढ़िया है ना, प्यूबर्टी पा रहे हैं बहुत ही अर्ली एज में, तो इतने ये मैच्योर होते हैं कि इनको पता होता है कि राइट डिसीजन कब लेना है। रिकॉग्निशन ऑफ सेक्सुअल ऑटोनॉमी, देखिए सेक्सुअल ऑटोनॉमी इनकम्पासेस बोथ, एक हो राइट टू इंगेज इन वांटेड सेक्सुअल एक्टिविटी, चाहते हैं हम सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, और राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनवांटेड सेक्सुअल अग्रेशन, है ना, ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते हो। तो सिर्फ
ओनली व्हेन दोनों ही एस्पेक्ट जो अडॉल्सन राइट के ये रिकॉग्नाइज करे जाएंगे तभी ह्यूमन सेक्सुअल डिग्निटी को आप पूरी तरह से रिस्पेक्ट कर पाओगे। उसके बाद अडॉप्टिंग ग्लोबल प्रैक्टिसेस, देखिए एज ऑफ कंसेंट जो है वो 13 से 18 साल है पूरे विश्व के अंदर। तो एज ऑफ कंसेंट जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, हंगरी, इटली और पोर्तुगल में 14 है, वही जगह इंग्लैंड और वेल्स में ये 16 है। अच्छा, तो अब एज ऑफ कंसेंट आईपीसी में क्या है थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, जब इट इज़ इन लाइन विद द एज क्राइटेरिया जो कि प्रोवाइड करा जाता है पॉस्को एक्ट के तहत, सेक्शन नंबर 375 इंडियन पिनल कोड का वो अमेंड करा गया क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के माध्यम से, ताकि एज ऑफ कंसेंट टू सेक्सुअल इंटरकोर्स अब बढ़ा के 18 करी गई। हालांकि जो एक्सेप्शन आदमी के लिए है कि वो इंटरकोर्स कर सकते हैं अपनी बीवी के साथ जो कि हु इज़ नॉट अंडर द एज ऑफ 15। मतलब यहाँ समझिएगा, अगर मान लो शादी हो गई है, शादी हो गई तो एक आदमी अपनी बीवी के साथ जो है इंटरकोर्स कर सकता है, लेकिन बीवी की उम्र भी 15 साल से कम नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ऐसा ये जो है कहता है। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी पड़ जाता है पॉस्को एक्ट के साथ में, क्योंकि एज सेक्शन नंबर 42A जो पॉस्को एक्ट का है वो तो कह रहा है कि ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा ओवर द लॉस, और ये सेम 2013 के अमेंडमेंट एक्ट से डाला गया। तो इन द केस ऑफ इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक्सेप्शन है इन द आईपीसी, और जो एग्जाम करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स को बिटवीन अ मैन एंड हिज वाइफ बीइंग अ गर्ल जो कि 15 से 18 साल की उम्र की है, फ्रॉम बीइंग कंसिडर्ड अ रेप, इसको हम रेप नहीं मानेंगे। अच्छा, एक तो हमने 4 आर्गूमेंट आपको बता दिए एज ऑफ कंसेंट के। आर्गूमेंट अगेंस्ट क्या है कि भाई इस उम्र को कम ना करिए, तो इस उम्र को कम ना करने को क्या आर्गूमेंट है ये समझिएगा, तभी इसको जो है वो रिजेक्ट किया गया है। समझिए, इमोशनल और साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी नहीं होती है ना, तो सोच समझ के डिसीजन सेक्सुअल एक्टिविटी में लेना इन बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल काम है। एज ऑफ मैरिज के साथ इसका कन्वर्जेंस पड़ेगा। देखो, एज ऑफ कंसेंट और एज ऑफ मैरिज ये तो फिर एक तरीके से कॉन्फ्लिक्टेड हो गया ना थ्योरी में। इन प्रैक्टिस में जो हमारे देश का सोशल मिलियू है, दोनों ही जो है वो लिंक हैं। अब हम मतलब ये कैसे कर सकते हैं इंटरकोर्स पहले कर लें और मैरिज की एज बड़ी हो, हाँ ये तो गलत बात है। अब चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन एंड ट्रैफिकिंग, देखिए अगर आपने एज कंसेंट कम कर दिया तो समझ लो कि आप जो माइनर गर्ल्स हैं उनके साथ खेलोगे, मैरिटल रेप हो बढ़ जाएंगे, दूसरे फॉर्म्स ऑफ अब्यूज़ बढ़ जाएंगे, ट्रैफिकिंग बढ़ जाएगी, उससे चाइल्ड मैरिज प्रमोट होगी। देखो, कोई भी एज ऑफ कंसेंट कम कर दोगे तो फिर से वापस से इतने सालों से लड़ते चले आए हो बच्चों की एज जो है जल्दी शादी नहीं करानी, फिर तो और होगा, लोग बच्चे शादी करा देंगे, दिक्कत क्या है। फिर चाइल्ड और टीनेज प्रेगनेंसी और बढ़ जाएगी। देखो, एज ऑफ कंसेंट कम हो गई तो लो क्या होगा, हेल्थ पे भी असर आएगा। बच्चे क्या करेंगे कि अर्ली मैरिज कर लो और उसके बाद क्या करो कि बच्चे पैदा करो, तो ये बहुत बड़ी समस्या होगी। अच्छा, रिकमेंडेशंस क्या है लॉ कमीशन की, तो पहले समझिए गाइडेड जुडिशियल डिस्क्रिशन। इसके अंदर अगर कोर्ट जो है उसको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप जो अक्यूज और बच्चे के बीच में है ये इंटीमेट है, तो कोर्ट हो सकता है कुछ लेसर सेंटेंस लगा दे अक्यूज के ऊपर दैन द मिनिमम सेंटेंस जो भी प्रिस्क्राइब हो उस एक्ट के अंदर, उसके चलते कुछ कम उसको जो है वो सजा देते। इसके लिए जो डिफरेंस है एज में बिटवीन अक्यूज एंड बच्चा इज़ नॉट मोर देन 3 years, है ना। मतलब जो अक्यूज है और जो बच्चा है उसके बीच में डिफरेंस जो है वो 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इस बात के लिए। तो ये भी रिकमेंड करता है कि जो मर्जी है, डिस्क्रिशन है, वो यूज़ करा जाएगा इफ़ देर इज़ अ टैक्टिकल अप्रूवल, अक्यूज हैज़ नो क्रिमिनल एंसिडेंट, ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, अच्छा कंडक्ट हो उसका ऑफेंस करने के बाद वगैरह वगैरह, तब ये काम करे जा सकते हैं। अमेंडमेंट लाए गए थे जुनिवाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 में। तो जो भी केसेस थे पॉस्को एक्ट के अंदर जिसमें दोनों पेरेंट्स की उम्र जो है वो 16 से 18 साल के बीच थी, इन्हें डील कराया जाता है जुनिवाइल जस्टिस बोर्ड के तहत इंस्टेड ऑफ क्रिमिनल कोर्ट के अंडर। तो जो कमीशन है वो सजेस्ट करती है कि जो चेंजेस हैं सेक्शन 18 में इस जे एक्ट के अंदर, वो यहाँ पे पावर देते हैं जे बोर्ड को कि आप ऐसे केसेस को डिस्पोज कर दो सेंटेंसेस देके, अदर दैन इम्प्रिजमेंट, है ना, जेल के अलावा बाकी सारी चीज़ें आप दे सकते हो, जैसे कि कम्युनिटी सर्विस, काउंसलिंग, रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑन कंडीशन टू मेंटेन गुड कंडक्ट, है ना, इस बात पे कि ये आगे से सही रखेंगे। अच्छा, और आखिरी में तो जागरूकता फैलाना है सेक्स को लेके, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं अगर आप सेक्स कर लेते हो अर्ली एज में, इन्फॉर्मेशन कॉन्ट्रासेप्शन को लेके, सेफ सेक्शुअल बिहेवियर को लेके, है ना, अलॉन्ग विद द अवेयरनेस रिगार्डिंग द पॉस्को एक्ट। तो पूरी कहानी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल की, जिसे हम लोग CSAM कहते हैं।
न्यूज़ में क्यों रहा समझते हैं। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इशू करा नोटिस को तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि टेलीग्राम वगैरह जो उसके अलावा एक्स जिसे हम लोग पहले ट्विटर कहते थे है ना, और यूट्यूब को कि आप चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल हटाइए अपने प्लेटफॉर्म से। ठीक है, तो अब यहाँ बात आती है कि क्या है ये चिल्ड्रन मतलब व्हाट्स बिहाइंड चिल्ड्रंस साइलेंस ऑन सेक्सुअल वायलेंस। काहे के लिए लोग जितना चुप रहते हैं जब बच्चों पे कुछ ऐसा सेक्सुअल वायलेंस होता है। तो देखो सबसे पहले होता है बहुत सारा बच्चों को मतलब टू मच एक्सपोजर टू चिल्ड्रन हु हैव एक्सपीरियंस सेक्सुअल वायलेंस। अब क्या होता है दूसरे फॉर्म्स ऑफ अब्यूज़ वो भी कभी कभी हर्टफुल हो जाते हैं। अथॉरिटीज़ पे मिसट्रस्ट होना, ये होता है बेइज्जती ना हो जाए, फैमिली जो है अब समाज में रहना है, अब डर है कि कहीं ऐसा ना हो, फियर ऑफ नॉट बीइंग बिलीव्ड, कोई मानेगा नहीं बच्चा, ऐसा भी हो सकता है ना, कोई सब मना कर देंगे सामने वाले कि नहीं नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, सेल्फ ब्लेम, खुद को ब्लेम करते हैं, खुद पे शर्म खाते हैं। रिस्पेक्ट होती है बड़े बच्चों को लेके, लॉयल मतलब बड़े लोगों को लेके कि हम कैसे बताएं, फैमिली को लेके लॉयल्टी होती है, कंसर्न होता है। फिर ये सब वजहें हैं जो इतना जो है सब चुप रह जाते हैं। अब देखिए इसी के न्यूज़ के बारे में और समझिए बात क्या है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कह तो दिया, लेकिन समझिए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट लाइबिलिटी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 जो आईटी एक्ट 2000 के अंदर आते हैं, इसके अंदर स्ट्रिक्ट एक्सपेक्टेशन दी गई है सोशल मीडिया से इंटरमीडिएट से कि ये इनको कोई भी क्रिमिनल या हार्मफुल पोस्ट जैसे कि CSAM अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं अपलोड करने देना है। और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे वार्न भी करा सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स को जो इस नोटिस के साथ कंप्लाई करने में देरी कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा आपके साथ गलत हो जाएगा या आप सही से काम नहीं कर पाओगे देश के अंदर। ठीक है ना, तो विड्रॉल हो जाएगा इनकी सेफ हार्बर प्रोटेक्शन का। अब सेफ हार्बर प्रोटेक्शन क्या होती है, ये एक ऐसी इम्यूनिटी दी जाती है थर्ड पार्टी कंटेंट को, ठीक है ना, इम्प्लाइंग दैट इट शील्ड देम फ्रॉम एनी लीगल लाइबिलिटी। ये सेक्शन नंबर 79 के अंदर आती है आईटी एक्ट 2000 के। अब यूट्यूब जैसे है, अब यूट्यूब के अंदर कुछ उसको कुछ इम्यूनिटी दी गई है ना कि उसके अंदर कंटेंट जो अपलोड हो रहा है देश के अंदर तो उस पर ना केसेस होने लग जाए। तो अगर आपने उनके हिसाब से सरकार का नहीं चला तो सीधी सीधी बात है कि आप पे फिर होगा केस। तो अब आती है बात कि क्या है ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल CSAM। देखिए ये कोई भी ऐसा कंटेंट जिसकी वजह से सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्टिविटीज़ जिसमें बच्चा इन्वॉल्व है वो दिखाता हो। ये पार्ट है ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ एंड एक्सप्लॉयटेशन का, जिसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि बच्चों को ल्योर करना, सेक्सुअल चैट्स के लिए प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन किसी चाइल्ड CSAM का, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है मान लो सेक्सुअल असॉल्ट की जो माइनर बच्चों के साथ वगैरह वगैरह। करीब 4.5 लाख केसेस जो हैं ऑफ स्प्रेड ऑफ CSAM ये रिपोर्ट हुए हैं इंडिया में मई 2023 में ही। और पूरे विश्व में एस्टिमेट करा था कि 1 बिलियन बच्चे जिनकी उम्र 2 से 17 साल है वो फिजिकल, सेक्सुअल और इमोशनल वायलेंस झेलते हैं। अब बात आता है कि जो बेचारे सर्वाइवर होते हैं इसके, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस CSAM के सर्वाइवर्स जो होते हैं। देखिए गिल्ट होती है, शेम होता है, ब्लेम करते हैं खुद को, है ना, मेंटल हेल्थ पे उनकी बहुत असर पड़ता है, सोशली वो अलग हो जाते हैं, कैसे रिश्ता बनाएंगे, और अल्कोहल पीने लग जाते हैं, ट्रॉमा इतना होता है। फिर डिजीज़ का बर्डन होता है, देखिए बहुत सारे कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाते हैं जैसे सेक्शुअली ट्रांसमिट होते हैं जैसे HIV वगैरह, कोई दूसरी हेल्थ कंडीशंस भी होती हैं, और मान लीजिए अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी हो गई, इंड्यूस अबॉर्शन कराना, तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए, तो देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन नंबर 66E, 67, 67A और 67B जो आईटी एक्ट का है वो कुछ स्ट्रिक्ट पेनाल्टी और फाइन लगाता है ऑनलाइन ट्रांसमिशन पे। ऐसा कोई पोर्नोग्राफिक कंटेंट अगर आप जो है वो लगा डालते हो जैसे कि इंक्लूडिंग CSAM। इसके अलावा आईटी रूल्स 2021 का एम भी है कि हम जो सर्कुलेशन है CSAM का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसको रोकें। और रूल 3 पार्ट 1 जो है अंडर सेक्शन B ये कहता है कि प्लेटफॉर्म एक रीज़नेबल कदम उठाए ताकि जो यूज़र्स हैं वो ऐसा कोई कंटेंट ना पोस्ट करें जो बच्चों के लिए हार्मफुल हो। फिर रूल 4 पार्ट 4 जो है इसका, उसमें ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो बड़े बड़े हैं जिनमें 50 लाख से ज़्यादा यूज़र्स हैं इंडिया के अंदर, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड मेजर करें जैसे कि ऑटोमेटेड टूल्स करें ताकि फटाफट से
प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई करें उन इन्फॉर्मेशन को जिसमें चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को दिखाया जा रहा है। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट दैट इज पॉस्को 2012 के तहत भी प्रोटेक्शन देता है ये बच्चों को जिनकी उम्र 18 साल से कम है और वो मान लीजिए सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है उनके खिलाफ, तो उन ऑफेंसेस से इनको प्रोटेक्शन देता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट से और पोर्नोग्राफी से। ये एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट प्रोवाइड करता है। और इसके लिए अब ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज़ एंड एक्सप्लॉयटेशन प्रिवेंशन इन्वेस्टिगेशन यूनिट को सेटअप किया गया सीबीआई के द्वारा टू प्रोब ऑफेंसेस जो कि कवर्ड होते हैं अंडर अलग अलग प्रोविजन जो आईपीसी की हैं, पॉस्को एक्ट की हैं, आईटी एक्ट की हैं, अपार्ट फ्रॉम रेलिवेंट लॉज। अच्छा, निर्भया फंड के अंदर जो सरकार है वो प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करती है जिसका नाम है साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन फॉर अवेयरनेस। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 भी 3 कंडीशन रखता है डेटा प्रोसेसिंग एंटिटीज़ को, बच्चों के डेटा को लेके। क्या वेरीफाइड पहले पेरेंटल कंसेंट पाएंगे, बच्चों को हार्म नहीं होना चाहिए और ना ही कोई ट्रैकिंग या मॉनिटरिंग होनी चाहिए बच्चों की या टारगेटेड एड्स होने चाहिए बच्चों को लेके। इनिशिएटिव सोशल प्लेटफॉर्म ने क्या लिए हैं, यूट्यूब देखिए एक ऑटोमेटेड टूल है उसका जिसे कहते हैं सेक्शुअल अब्यूज़ चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ इमेजरी, ठीक है, मैच, ताकि CSAM को फटाक से मतलब ऐसी कोई इमेज आई बच्चों को लगा, उसको डिटेक्ट करा उसके प्लेटफॉर्म के अंदर और उसको फटाक से रिमूव कर दिया यूट्यूब से, ठीक है। अब बात आती है चैलेंजेस क्या हैं काउंटर करने में इस CSAM को। CSAM समझते हैं ना, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल को। भैया इसको रोकने में क्या जो है चैलेंजेस आते हैं सामने। देखो, अवेयरनेस कम है, नॉलेज की कमी है, एक्सेस जो इंडिया के CSAM रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म का है जो है इससे क्या होता है कि बहुत ही कम नंबर जो रिपोर्टेड सेल्फ रिपोर्टेड क्राइम्स हैं उनके देखने को मिले। 2020 में तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल ने 1102 ही साइबर क्राइम को बच्चों के अगेंस्ट जो है वो रिकॉर्ड किया था। बाय कॉन्ट्रास्ट NCRB ने करीब 2.7 लाख रिपोर्ट रखी थी OCSAE के अंदर फ्रॉम द नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग या एक्सप्लॉयटेड बच्चों के लिए 2020 में ही। दूसरी दिक्कत आती है बैलेंसिंग द प्राइवेसी एंड सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन। देखो, कंटेंट जो बच्चों का चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो होते हैं, तो उस टाइम पे इस कंटेंट को जो है ट्रेस करने के लिए इनको यहाँ पे ब्रेक एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन को तोड़ना पड़ेगा ना। एंड टू एंड जो इनका इंक्रिप्टेड बात है कि हम अपना डेटा कहीं भी नहीं इधर से उधर जहाँ से यहाँ से निकला है तो यहीं जाएगा, हम और कहीं डेटा लीक नहीं करेंगे। तो इस बात को इनको जो है हटानी पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपनी सिक्योरिटी के साथ में ऑनलाइन कम्युनिकेशन को लेकर, वायलेट करना पड़ेगा राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 के तहत। ये एक बात है। उसके बाद एनोनिमिटी, देखिए ऑफेंडर्स एक्सप्लॉइट करते हैं जो वल्नरेबिलिटीज़ है यंग बच्चों की सोशल मीडिया सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट से, चैट स्पेसेस से, फेक अकाउंट का यूज़ करके। तो इससे ना जो सेक्सुअल अब्यूज़र्स हैं उनको पता लगाना मुश्किल है कैसे करेंगे, किसने कहाँ अपलोड कर दिया है। डिजिटल एज भी है। देखिए, जो इंक्रीज़ यूज़ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, इसमें जो ज़्यादातर जो है ऑनलाइन क्लासेस की वजह से इंटरनेट का यूज़ करते हैं, एजुकेशनल ऐप्स यूज़ करते हैं, तो इससे बच्चों को नेगेटिवली इम्पैक्ट हो जाता है। 2019-20 में तो हमने देखा कि साइबर क्राइम्स अगेन बच्चे 400 गुना बढ़ गए थे। कोविड-19 में सारी क्लासेस होने लगी थी ऑनलाइन, तो ये वजह थी। और नियरली 90% ऐसे क्राइम्स के अंदर क्या होता है ना, पब्लिकेशन या ट्रांसमिशन होता है CSAM का। आगे आप क्या कर सकते हो, वे फॉरवर्ड में समझिए, रेगुलेशन वगैरह बताऊंगी, पहले चार्ट समझते हैं कि व्हाट कैन यू डू एज एन अडल्ट। आप अडल्ट होने के नाते क्या कर सकते हो। अपने बच्चे की आइडेंटिटी बचा के रखो, सोच समझ के रखो प्राइवेसी सेटिंग्स को अपने, ठीक है, सिक्योर इंटरनेट कनेक्शन का यूज़ करो और रिपोर्ट करो अगर आपको कोई भी ख़राब इनअप्रोप्रिएट इमेज देखने को मिलती है। लास्ट में वे फॉरवर्ड में रेगुलेशन की बात करें, सोशल मीडिया कंपनीज यहाँ पे कुछ कदम उठा सकती है, जैसे कि कंटेंट में अपने कंटेंट मॉडरेशन एल्गोरिदम में कुछ बदलाव लाएं, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म जो है उसे देखें ताकि फ्यूचर जो ऐसे कंटेंट ना फैले। साथ में यहाँ पे ज़रूरत है कि हम डेवलप करें एक नेशनल फ्रेमवर्क को फॉर चाइल्ड ऑनलाइन सेफ्टी, ताकि जो इंपॉर्टेंस है सेफ फिजिकल और ऑनलाइन इन्वायरमेंट का वो मेंटेन रह सके, टू प्रमोट द वेल बीइंग ऑफ और बच्चे और जो यंग लोग हैं। टारगेट करें ऑनलाइन ग्रूमिंग और प्रिपरेटरी बिहेवियर को, मतलब आप देखिए लड़िए प्रिपरेटरी सेक्सुअल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से, अब्यूज़ एक्टिविटी से, जैसे कि ऑनलाइन ग्रूमिंग होती है फॉर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़। अब ऑनलाइन ग्रूमिंग क्या है, ऑनलाइन ग्रूमिंग ऐसे टर्म इसे यूज़ किया जाता है ये डिस्क्राइब करने के लिए कि जिस तरीके से जो अब्यूज़र्स हैं वो यूज़ करते हैं अपनी टैक्टिक्स का, है ना, थ्रू द इंटरनेट, और उनके माध्यम से जो है सेक्सुअली एक्सप्लॉयट करते हैं बच्चों को। अच्छा, अवेयरनेस समझिए, एक पूरे देश के अंदर अवेयरनेस कैंपेन लाना जाना चाहिए बहुत ही मास मीडिया के माध्यम से, और इससे क्या होगा, जो भी ज़रूरी पब्लिक अटेंशन है इस इशू को लेके वो जो है गैदर होगी। साथ में कुछ कदम उठाने जाने चाहिए जिससे जो
मॉड्यूल्स हैं ऑन OCSAE, वो कंप्यूटर साइंस के अंदर इंक्लूड हो, सेक्स एजुकेशन के अंदर स्कूल के अंदर इंक्लूड हो, ताकि बच्चों को समझ में आए। कोलैबोरेशन समझिए, इंडिया एक अडॉप्ट करना चाहिए इंडिया को एक आउटवर्ड लुकिंग अप्रोच, और बायलेटरल मल्टीलेटरल पार्टनरशिप करनी चाहिए, ताकि और चाइल्ड की जो सेफ्टी है वो ऑनलाइन प्रमोट हो सके। जो भी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उन देशों के साथ में जिनका बढ़िया मैकेनिज्म है टू एड्रेस OCSAE, जैसे कि ऑस्ट्रिया जो है, उसमें आप ऑस्ट्रेलिया के साथ आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, मतलब मिलकर काम करो, समझो, जानो, है ना, चीज़ें समझो। अच्छा, एक स्पेशलाइज अप्रोच फॉर चिल्ड्रन, देखिए अच्छे सेफ्टी मेजर्स होंगे ब्राउजिंग करने के टाइम, तो ये आप डेवलप करोगे। एम क्या है, बच्चों को प्रोटेक्ट करना, इन पर्टिकुलर फ्रॉम पीयर्स एंड अडल्ट सीकिंग टू इंगेज इन हार्मफुल सेक्शुअल एक्टिविटी विद द चिल्ड्रन। तो ये जो है पूरी कहानी इसकी है।